नमस्कार दोस्तों, बांसुर साइंस जोन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। फिजिक्स की हम क्लासें की एक सीरीज चलाई थी हमने, उसी सीरीज में हम आज पार्ट सेकंड लेकर आए हैं। क्लास को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के घंटे को दबाएं, जिससे आपको आने वाले सभी क्लासों के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। कल अपन पढ़ रहे थे आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, कल हमने पढ़ा क्वांटीकरण में Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E। ठीक है, फिर हमने बात की कि क्वांटा क्या होता है आवेश का। आवेश का क्वांटा होता है E। आवेश का वह न्यूनतम मान जो प्रकृति में स्वतंत्र रह सकता है, उसे क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटा E था, कल अपन ने पढ़ा। लेकिन गैलमान साइंटिस्ट ने 1964 में ऐसे कणों की भी बात की जिन पे आवेश E या E का गुणज नहीं होता है। इन कणों को गैलमान ने क्या नाम दिया? क्वार्क कण। क्या नाम दिया? क्वार्क कण। गैलमान ने ऐसे कणों की खोज की जिन पर आवेश -E/3 2E/3 प्लस होता है, और इन कणों को क्या नाम दिया? क्वार्क कण। इन कणों को क्या नाम दिया? क्वार्क कण। क्वार्क कणों का प्रकृति में स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। अगर क्वार्क कणों का प्रकृति में स्वतंत्र अस्तित्व होता तो आवेश का क्वांटा कितना होता? E/3। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, यदि प्रकृति में क्वार्क कण का अस्तित्व संभव हो स्वतंत्र रूप से, तो आवेश का क्वांटा कितना होगा? E/3 होगा। लेकिन क्वार्क कणों का प्रकृति में अस्तित्व संभव नहीं है, इसलिए क्वांटा का कितना है? आज भी E है। ठीक है, अब ये क्वार्क कण जो है, क्वार्क कणों का योगदान होता है किसमें? क्वार्क कणों का योगदान होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के निर्माण। जैसे कई सोचते होंगे मित्र कि प्रोटॉन जो होता है इस पे आवेश होता है +E, और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रॉन, इस पे होता है 0 कूलम। तो ये न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन जो होता है ये 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से मिलके बना होता है। न्यूट्रॉन 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलके बना होता है डाउन क्वार्क। अप क्वार्क क्या है, डाउन क्वार्क क्या है? हमने पढ़ा क्वार्क कण ऐसे कण जिन पे आवेश या तो 2E/3 होगा या -E/3 होगा। जिस पर आवेश 2E/3 होता है उसे बोलते हैं अप क्वार्क। इसे अप क्वार्क। जिस पे माइनस होता है उसे बोलते हैं डाउन क्वार्क। याद रखो, इसकी वैल्यू ज्यादा अब इसकी वैल्यू कम, वो क्या? डाउन क्वार्क। अब देखिए, जहां प्रोटॉन का निर्माण कितने क्वार्क से? 2 अप क्वार्क 1 डाउन क्वार्क। न्यूट्रॉन का निर्माण 1 अप क्वार्क 2 डाउन क्वार्क। अब देखो यहाँ 2 इंटू अप क्वार्क की वैल्यू कितनी? 2E/3, तो प्लस का 2E/3 प्लस डाउन क्वार्क कितना? डाउन -E/3 माइनस का E/3। सोल्व करेंगे 4E/3 माइनस E/3 कितना आएगा? E आ जाएगा प्लस का
4 में से ई गया 3e/3 ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2e/3 माइनस या प्लस प्लस 2 इंटू माइनस e/3 सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0। इस कारण से प्रोटॉन में प्लस e और न्यूट्रॉन पे 0 कूलम होता है आवेश, यानी न्यूट्रॉन क्या होता है न्यूट्रल और ये क्या होता है पॉजिटिव, प्लस e आवेश पाया जाता है। इसी प्रकार देखो आगे बढ़ते हैं अपन। इसने अपन बात की किसकी, क्वार्क कणों की आवेश के क्वांटीकरण में, कि क्वार्क कणों का अस्तित्व होता तो चार्ज कितना होता e/3 होता। ठीक है, इसके बाद अगला गुणधर्म पढ़ेंगे, नेक्स्ट गुणधर्म, आवेश के साथ द्रव्यमान भी स्थानांतरित होता है। आवेश के साथ द्रव्यमान का स्थानांतरण। देखो कल भी अपन ने बात की थी, हमारे पास एक बॉडी है ए न्यूट्रल बॉडी बी है। अब जब इनको हम आवेशन कर रहे हैं आवेशन की विधि से, तो माना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के इसमें चला गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हुई कमी तो पॉजिटिव, या इलेक्ट्रॉन बढ़ गया था क्या नेगेटिव। अब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो इसके अंदर गया इलेक्ट्रॉन, द्रव्यमान क्या हो गया लेकर गया, और इसमें से निकल गया द्रव्यमान क्या हो गया कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जहां वस्तु नेगेटिव होगी उसका द्रव्यमान क्या होगा बढ़ेगा, पॉजिटिव उसका द्रव्यमान कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल कर जा रहा है तो द्रव्यमान लेकर जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो द्रव्यमान लेकर आ रहा है। तो इसका मतलब है धनावेशित वस्तु जो होती है धनावेशित, उसके द्रव्यमान में क्या आती है कमी, और ऋणावेशित जो होती है उसके द्रव्यमान में क्या होती है वृद्धि होती है, उसके द्रव्यमान में क्या होती है वृद्धि होती है। अब देखो इसके द्रव्यमान में कितनी वृद्धि हो गई, एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर, इसमें कितनी कमी होगी एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर कमी होगी। अब मान लो 2 इलेक्ट्रॉन जाते तो कितनी वृद्धि होती 2me, इसमें कितनी कमी होती -2me। इसका मतलब 3 जा रहे तो 3me, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणा इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहाँ कमी कितना -3me। सही है, तो इसका अपन लिखे फॉर्मूला में कितना द्रव्यमान जा रहा है, तो देखिए द्रव्यमान कौन लेके जा रहा है, द्रव्यमान लेके जा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं द्रव्यमान में कमी या वृद्धि। देखिए यहां जाएगा वृद्धि प्लस कमी माइनस, तो प्लस माइनस कितनी 1 2 3 क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और me क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और ये द्रव्यमान डेल m मतलब द्रव्यमान में कमी या वृद्धि क्या होगी ट्रांसफर होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये क्या आ गया हमारा फॉर्मूला है किसका ट्रांसफर होने वाले द्रव्यमान का, या द्रव्यमान में जो कमी हो रही हो या वृद्धि हो रही है वो। इसका मतलब जब आवेशन करते हैं हम वस्तुओं का तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्या द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, जी हाँ द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। इसी कारण कहते हैं द्रव्यमान की जब आवेश से तुलना करते हैं कि द्रव्यमान जो है वो आवेश से संबद्ध नहीं होता है, लेकिन आवेश जो है वो द्रव्यमान से संबंध होता है। क्यों, देखो जहां आवेश होगा वहां द्रव्यमान जरूर होगा, लेकिन जहां द्रव्यमान होगा आवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उदाहरण देता हूं, देखिए 2 बातें अपन द्रव्यमान की भी कर लेते हैं और आवेश की कर लेते हैं। आए गए है टॉपिक, तो देखिए द्रव्यमान m और आवेश q का कंपैरिजन करें अपन, तो आवेश द्रव्यमान से संबद्ध होता है
और ये द्रव्यमान आवेश से संबद्ध नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, ये हमारे पास एक बॉडी है न्यूट्रल और ये हमारे पास बॉडी बी नेगेटिव, ठीक है, इसमें चार्ज है, ये पॉजिटिव, ये न्यूट्रल है ए, क्या इसमें द्रव्यमान नहीं है? द्रव्यमान m इक्वल्स टू नॉट जीरो और आवेश q इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब द्रव्यमान है उदासीन ऑब्जेक्ट में, उदासीन वस्तु में, लेकिन आवेश नहीं है। तो क्या द्रव्यमान आवेश सम्मिलित हुआ? नहीं हुआ। द्रव्यमान उपस्थित हो सकता है लेकिन वह आवेश उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन ये नेगेटिव है। अब देखो यहाँ आवेश कितना? नेगेटिव और द्रव्यमान जीरो है क्या? नहीं है। इसका मतलब जहां चार्ज होगा वहां निश्चित रूप से क्या होगा? द्रव्यमान होगा। इसी बोलते हैं कि आवेश द्रव्यमान संबंध होता है लेकिन द्रव्यमान आवेश संबंध नहीं होता। इसका मतलब यह है जहां कहीं भी आवेश उपस्थित होगा वहां निश्चित रूप से द्रव्यमान उपस्थित होगा, लेकिन जहां द्रव्यमान उपस्थित होगा वह आवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए अब कुछ क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं, उसके बाद थ्योरेटिकल पोर्शन को आगे लेके बढ़ेंगे अपन। करते हैं बात। देखो क्वेश्चन नंबर 1, एक तार से 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रति सेकंड प्रवाहित हो रही है, तो तार के किसी बिंदु से प्रति सेकंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हल। क्वेश्चन नंबर 1 है, कितने एम्पियर धारा? 10 एम्पियर। जो दे रखा है पहले उसको लिख लीजिए आराम से। धारा I इक्वल्स टू 10 एम्पियर प्रति सेकंड, समय दे रखा है 1 सेकंड प्रति सेकंड, और क्या पूछा हमसे? इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या पूछा? इलेक्ट्रॉन की संख्या n ज्ञात करना है हमको। और हमने पढ़ा है आवेश का क्वांटीकरण से, आवेश क्वांटीकरण से Q इक्वल्स टू NE। यस, अब हमारे पास I है, T है, हमको N चाहिए, E हमको पता है। E क्या होता है बताइए? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश। अब Q हमने कल क्या पढ़ा था? Q इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू टी। I इंटू टी हम क्यों रख रहे हैं? बच्चे सोच रहे होंगे कि Q में वैल्यू I इंटू टी रखने की आवश्यकता क्यों है? देखिए हमको क्वेश्चन में क्या दिया? धारा I दी है, समय t दिया है, तो Q तो दिया ही नहीं है। इस Q वैल्यू को, आवेश को, चार्ज को ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे जो I और T के रूप में आ जाए। ठीक है, तो रखो यहाँ I T और E को नीचे भेजेंगे, क्या जाएगा? N सी हमको N इक्वल्स टू I की वैल्यू कितनी? 10 एम्पियर इनटू समय कितना? 1 सेकंड अपॉन चार्ज कितना? 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, सोल्व करो इसको, कितना आएगा? 100/16 इंटू 10⁻⁹। सही है, -19 प्लस का हो गया। सोल्व करेंगे, 16 से की 96, कितने बजे? 4 पॉइंट 16 दूनी 32, कितने बजे? 8, 16 पंजे 80 -19। इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड उस तार से क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे। यदि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 10 एम्पीयर की धारा प्रति सेकंड बह रही है, तो उसके किसी भी बिंदु से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6.25 × 10⁻, कितने? 19 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन इससे प्रति सेकंड क्या होंगे? गुजरेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक कप 250 ग्राम पानी में धनावेश और ऋणावेश का मान क्या होगा? एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। देखो एक कप पानी दे रखा है आपको, ये आपका सुंदर सा कप है, ठीक है, आजकल ऐसे हम लगते हैं ना रेस्ट। देखो इसमें पानी भरा हुआ है, अरे चाय मान लो, पानी मान लो 250 ग्राम, ठीक है। अब कह रहा है इसमें ऋणावेश और धनावेश ज्ञात करो कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, यही पूछ रहा है इसमें, धनावेश और ऋणावेश। अब देखिए जल है,
जल का फॉर्मूला होता है H2O। अच्छा, द्रव्यमान कितना हो गया 18 ग्राम। कितना हो गया 18 ग्राम। 16 प्लस 2 कितने 18 ग्राम। अब देखिए 250 ग्राम दे रखा है और 1 मोल H2 बराबर कितना 18 ग्राम। ठीक है 18 ग्राम। तो मैं आपसे कहूं 250 ग्राम में मोल कितने आएंगे। देखो 1 ग्राम में कितना 1/18 और 250 में 250 से कर देंगे गुणा। ये तो क्या है मोल की संख्या। हमसे क्या पूछ रहा है, हम धनावेश और ऋणावेश पूछ रहा है। अब ये H2 है हमारे पास H2O, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और 10 क्या प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे वही चार्ज होता है, प्रोटॉन पे भी। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सेम और प्रोटॉन पे चार्ज सेम, इसलिए इसके अंदर ऋणावेश बराबर किसके आएगा धनावेश क्या आएगा। इसका मतलब हमको अलग अलग ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, एक में आ जाएगा ऋणावेश और धनावेश की वैल्यू क्या आएगी समान। अब देखिए हमने मोल निकाले कितने आए 250/18। अब हमको तो क्या चाहिए आवेश चाहिए। आवेश क्या होता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे उपस्थित आवेश गुणा उनकी संख्या। संख्या पता लगे कितनी 10। संख्या पता लगी कितनी 10। अब हमको ज्ञात करनी है इस 250 ग्राम में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या। देखो मैं लिख देता हूं, आवेश जो होगा वो संख्या होगी किसकी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन गुणा उन पे आवेश कितना ई। ये तो भी अब देखो ये जो है 10 संख्या ये कितने मोल में है एक अणु में है H2O के। कितने अणु में है एक अणु में। अब 250 ग्राम जो मोल है या ग्राम है इसमें मोल कितना है इतने आ गए। अब हमको पहले अणु निकालने किसके H2O के। अब देखो यहाँ पे 250 ग्राम में मोल इतने। अब एक मोल में कितने होते हैं सबको पता है, एक मोल में अणु की संख्या होती है 6.023 10 की पावर 23। सही है। अब ये कितने मोल 1/18 10 की पावर 50। तो मैं यहाँ लिखूं H2O अणुओं की संख्या। H2O अणुओं की संख्या बोल कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे अणुओं की संख्या। ये मोल है कितने मोल है 250/18 250/18 संख्या कैसे निकालेंगे अवगाद्रो संख्या से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे क्योंकि एक मोल में कितने अणु अवगाद्रो संख्या के बराबर। आगे देखो हम क्या चाहिए आवेश। वही बात है आवेश क्या होता है ऊपर लिखा भी अपन ने संख्या गुणा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे आवेश E। अब देखो संख्या कितनी H2O अणुओं की संख्या कितनी इतनी और एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन कितने 10। तो यहाँ लिखूं मैं एक अणु में संख्या गुणा अणुओं की संख्या। ये तो आएगा ये क्या आ गई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या गुणा इस पर आवेश 1.6 - 19 कूलम 1.6 - 19 कूलम। इसको सोल्व करेंगे 1.34 × 10 की पावर 7 कूलम आएगा। धनावेश भी सेम और ऋणावेश भी। कोई धनावेश पूछे तो 1.34 कितना 7 और ऋणावेश पूछे तो -1.34 10 की पावर 7 कूलम। अब इसको सोल्व तो कर लेंगे, कर देते हैं। देखो इसको इससे गुणा करेंगे कितना आएगा 6.02 गुणा 1.6 कर लो अगर 32 और कितने 96 कितने 9.6 ये 9.6 और फिर इसको गुणा करेंगे सोल्व करेंगे कितना है 1.34 × 7 गुना। ठीक है। अब दोबारा देख लीजिए एक बार हमारे पास 250 ग्राम क्या है जल है। अब जल का एक अणु में कितने ग्राम 18 ग्राम। एक मोल में कितने ग्राम 18 ग्राम दिए कितने 250 ग्राम। 250 ग्राम में कितने मोल 250/18 मोल। ठीक है। तो अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं मोल गुणा अवगाद्रो संख्या। अब मोल कितने 250/18 अवगाद्रो संख्या से क्या करते हैं गुणा। ये क्या आ गई H2 अणुओं की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन कितने 10।
तो अगर हम प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालें तो 10 से क्या करते हैं मोल को, ये जो अणु की संख्या H2 की, इसको 10 से क्या करते हैं गुणा कर देंगे और आवेश निकालेंगे तो E से गुणा कर देंगे और सोल्व करेंगे क्या आएगा 1.34 × 10⁻⁷। इसी कैलकुलेशन है, ये कर लेंगे आप, आगे देखिए, आगे बढ़िए, मैं करने वाला नहीं हूँ कैलकुलेशन को। अगला क्वेश्चन, आवेश का कौन सा मान संभव नहीं है, ये क्वेश्चन है 1 2 3 4, कौन सा मान संभव नहीं, नंबर 1 Q = 8 × 10⁻19 कूलम। अब कौन सा मान संभव नहीं है, कौन सा संभव ये पूछ रहा है, तो Q = क्या होता है Ne, Q की वैल्यू रखो 8 × 10⁻19 = N, इसके 1.6 × 10⁻19 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा N = 80/16 कितना 5। क्या n क्या है, ये मान संभव है, बिल्कुल संभव है, संभव है या नहीं, संभव है। नंबर 2 4.8 × 10⁻18 कूलम रखो, Q = 4.8 × 10⁻18 कूलम, तो Q बोलो Ne, Q Ne, Q की वैल्यू 4.8 × 10⁻18 = N × E 1.6 × 10⁻19, N = 48/60 × 10⁻18/10⁻19, N = 30 पूर्ण संख्या है n की वैल्यू, तो मान इजीली संभव है, आसानी से संभव। नेक्स्ट नंबर 3 1.6 × 10⁻21 कूलम, देखो Q = 1.6 × 10⁻21 कूलम। आप इसको देखते ही आंसर को टिक कर देंगे, लेकिन पहले फॉर्मूला करते हैं। Q = Ne, 1.6 × 10⁻21 = N, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19, 1.6 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा, N = 1 कितना, देखो 10 की पावर कितना 21 माइनस और ये 19 कितना जाएगा, नीचे लेके आओ 1 × 10⁻21 ये नीचे आएगा पावर में, तो कितना बचेगा बोलो, N = 1/100। क्या ये मान पूर्णांक है, नहीं, 1 से भी छोटा है, तो मान संभव नहीं। अब आप देखते ही अनुमान लगा लोगे, अरे भाई इसकी वैल्यू जो है वो E से क्या है, Q यहाँ पे E से क्या है कम, और क्या आवेश का मान E से कम हो सकता है क्वांटा से, नहीं हो सकता, तो ये संभव ही नहीं है। ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, संभव है या नहीं कमेंट में डालेंगे इसका आंसर, ठीक है। शुष्क बालों में, अगला देखो, शुष्क बालों में कंघी करने पर कंघे पर 4.8 माइक्रोकूलम 4.8 माइक्रोकूलम ऋणावेश आ जाता है। ये तो मैंने कल बताया था आपको कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जो हार्ड ऑब्जेक्ट होता है उस पर ऋणावेश आने की प्रबल संभावनाएं होती हैं, क्योंकि उसका आयन वो क्या होता है, कम होता है। तो इसने कहा आवेश कितना आ गया, -4.8 माइक्रोकूलम, ठीक है। और क्या कहा है, आवेश का आ जाता है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन और स्थानांतरित द्रव्यमान ज्ञात करो, कूलडम। क्या पूछ रहा है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन और स्थानांतरित द्रव्यमान। सबसे पहले स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन निकालो। अभी बताया मैंने Q = Ne, Q की वैल्यू -4.8 × 10⁻⁶ कूलम = N, E की वैल्यू -1.6 × 10⁻19 कूलम, माइनस माइनस प्लस 10, तो उसको सोल्व कर लेंगे आराम से। N = 48/16 × 10⁻6/10⁻19, सही है ना। N = कितना आएगा 1648 और 10 की पावर कितना 13। ये क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। अब पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, तो आप आंसर देंगे 3 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। फिर
ट्रांसफर होने वाला द्रव्यमान डेल एम, क्या फॉर्मूला था बोलिए, ट्रांसफर होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या इनटू उसका द्रव्यमान एम ई, ये था। और प्लस माइनस लगाया तो द्रव्यमान का ऋणात्मक होता ही नहीं है वैसे। अब देखो यहाँ पे प्लस का मतलब था क्या, वृद्धि, माइनस का मतलब क्या था, कमी द्रव्यमान में। अब यहाँ रखो वैल्यू, n की वैल्यू 3 × 10⁻13 और आप इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जानते ही हैं, डेल m = 3 × 10⁻13। या फिर सोल्व किया, इसका द्रव्यमान 9.11 × 10⁻31 क्या किलोग्राम। डेल m = सोल्व करेंगे कितना आएगा बोलो, मल्टीप्लाई करो 27.33 गुणा 10⁻⁻ कितना 18 किलोग्राम, कितना 18 किलोग्राम। एक बार एएमयू में पूछता है तो एएमयू में द्रव्यमान होता है 0.00055 एएमयू, क्योंकि आपको आगे बताएंगे एएमयू जो होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। ठीक है, इस प्रकार से द्रव्यमान कितना ट्रांसफर होगा यहाँ 27.33 × 10⁻⁻ कितना माइनस 18 किलोग्राम। ठीक है, कितना द्रव्यमान ट्रांसफर होगा बोलिए 27.33 × 10⁻⁻18 किलोग्राम द्रव्यमान ट्रांसफर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। पानी है, अच्छा ये क्वेश्चन कर रहे हैं अपन ने 5 से 7 क्वेश्चन किए हैं और इजीली हल कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन हैं जो बाकी क्लास में अपना करेंगे। अगला टॉपिक देखिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी आवेश की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, समान जो प्रकृति के आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। सही है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन फोर्स, नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन फोर्स, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन फोर्स और पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपेल होगा। ठीक है, लेकिन देखिए समान प्रकृति के आवेश में हमेशा ही प्रतिकर्षण हो ये आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। समान नोट लिख लो, समान प्रकृति में आकर्षण हो सकता है, समान प्रकृति में आकर्षण कार्य कर सकता है, कार्य कर सकता। शर्त क्या है कि दोनों जो वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं के आवेश में अंतर बहुत अधिक हो, अंतर बहुत अधिक हो। अगर दो वस्तु है उनके आवेश में बहुत अधिक अंतर है तो समान प्रकृति के आवेश में भी क्या रह सकता है, आकर्षण। कहीं सोच रहे हैं पहली बार पढ़ा ऐसा क्यों, देखिए ये हमारे पास एक वस्तु ए और ये वस्तु बी, इस पे पॉजिटिव और इस पे पॉजिटिव, इस पे क्या है आवेश अल्प है और इस पे क्या है बहुत अधिक है। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल, तो सारे पॉजिटिव कहाँ जाएंगे, इस सिरे पे इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, इस सिरे पे इकट्ठे हो जाएंगे। अब इसमें पॉजिटिव है ज्यादा, इसमें पूरी वस्तु के अंदर सघनता बनी रहेगी, लेकिन इसमें क्या आ जाएंगे इधर। अब ये उदासीन बच गया आधा पार्ट, क्या समझ गया, उदासीन। उदासीन में पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव होंगे। ये पॉजिटिव क्या करेगा, दूर फेंकेगा
तो क्या है, एक हल्की सी माइनस की लेयर बन जाएगी। किसके कारण? इसके प्रबल प्रभाव के कारण, जिससे पॉजिटिव नेगेटिव करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा, आकर्षण बल प्रभावी होगा। कई स्टूडेंट्स को, कई मित्रों को आज पता लगा होगा कि समान प्रकृति के आवेश में क्या रचता है, आकर्षण बल कार्य कर सकता है। ये मैंने बताई आपको, इसकी स्थिति बताई है कि इस प्रकार से क्या करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। एक चीज और, एक जो आवेशित वस्तु है वो हमेशा एक उदासीन वस्तु को क्या करती है, उदासीन वस्तु क्या करती है, आकर्षित करती है। क्या करती है? आकर्षित करती है। किसके द्वारा? प्रेरण द्वारा। इसकी बात हम करेंगे आगे एक विधि में, इंडक्शन इफेक्ट में, प्रेरण विधि में। तो क्या करती है? आकर्षित करती है। क्यों? इसमें प्रेरणित करण आवेश क्या होता है, जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे, ये अपन ने क्या की, जर्नल बात की किसके बारे में, आवेश के बारे में। आगे बढ़ते हैं। किसी कोई समस्या रह जाए, मान लो कि आवेशित वस्तु हमेशा उदासीन कैसे अट्रैक्ट करेगी, बात कर लेते हैं। ये क्या है? न्यूट्रल। और ये क्या है? चार्ज। आवेशित माने धनावेशित है और उदासीन है, प्लस माइनस है, प्लस क्या करेगा, प्लस को रिपेयर, प्लस की लेयर यह बन जाएगी और माइनस की लेयर यह बन जाएगी। तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन। इस कारण से आवेशित वस्तु हमेशा उदासीन वस्तु क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट पढ़े अपन कूलाम का नियम। कूलाम का कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ, देखो कूलाम्स लॉ की पहली बात, आवश्यकता क्यों होती है, ये अप्लाई कहाँ होता है, अप्लाई कैसे होगा, इसकी बात करेंगे। पहले हमने बात की कि समान प्रकृति के आवेश के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण। सही है। विपरीत प्रकृति के आवेश के मध्य क्या होता है, आकर्षण। और भी पढ़ा अपन कि आवेश वो गुण है जिसके कारण विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, यानी विद्युत बलकारी करता है। अब अपन ने ये पढ़ा आवेश के अंदर कि आवेश ऐसा कोई गुण है जो कहीं ना कहीं क्या उत्पन्न कर रहा है, विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स उत्पन्न कर रहा है। क्या उत्पन्न कर रहा है, विद्युत बल। क्या अब यहाँ पे आपकी जिज्ञासा नहीं होगी इस विद्युत बल की मान, वैल्यू कितनी होती है? अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट किस प्रकार से कर सकते हैं? इसी के लिए कूलाम ने एक नियम दिया था, जिसे हम कहते हैं कूलाम का नियम। जब दो बिंदुवत हमारे पास आवेश हो, किसी निर्वात में रखे हुए हो, दो बिंदुवत आवेश निर्वात में रखे हो, तो उनके मध्य ठीक है आकर्षण करेगा समान प्रकृति में, प्रतिकर्षण करेगा समान प्रकृति में, आकर्षण करेगा विपरीत प्रकृति में, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होगी, इसको कैलकुलेट करने के लिए कूलाम ने क्या दिया था, नियम दिया था। उसे क्या कहते हैं, कूलाम का नियम। इसका मतलब सबसे पहली बात, ये किस पे लागू होता है, दो स्थिर बिंदुवत आवेश होते। किस पे लागू होता है, दो स्थिर बिंदुवत आवेश होते हैं। ठीक है, किस पे लागू